हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 5वां दिन है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस में धरना दे रखा है और मुतालबा उनका ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अडियाला जेल से हस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिनों के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। हुकूमत इस बात पे डटी हुई है कि किसी भी सूरत इमरान खान को अडियाला जेल से नहीं निकालना और तमाम तर सहूलियात उनको उनकी आँख के मुआयने के हवाले से हस्पताल में फराहम कर दी गई। तमाम तर शोर होहा के बावजूद ना तो इमरान खान की फैमिली, ना उनकी पार्टी, ना ही तमाम अपोजिशन मिलके हुकूमत पे इतना दबाव डाल सके कि चंद किलोमीटर के फासले पे ही, चंद कदम के फासले पे ही इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल के किसी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब अपोजिशन के पास मजीद क्या रास्ता बचा है, क्योंकि हालात तो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई थी इमरान खान की, जो कहती है कि उनकी सेहत की हालत मजीद बेहतर हो रही है। अपोजिशन किसी भी दबाव डालने में नाकाम नजर आती है। तो अब कितने दिन तक ये धरना, ये जो पड़ाव है पार्लियामेंट हाउस में खास तौर पे अपोजिशन वो दे सकेगी और इसका फायदा क्या होगा? और अगर इमरान खान की सेहत पर भी अपोजिशन कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी तो फिर किसी और मामले पे क्या तवक्को रखी जाए? इसी पर जरा बात करेंगे अपोजिशन लीडर से, जो कि सेनेट में हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंट्रो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्या वजह है कि अपोजिशन इस बार भी, और इमरान खान की सेहत का मामला, इससे बड़ा तो कोई और मामला अपोजिशन के लिए, पीटीआई के लिए नहीं हो सकता ना, कि उनकी सेहत का मामला है, इंसानी मामला है, अखलाकी बुनियादों पे मामला है, सियासी मामला भी है कि वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन अगर इस इशू पर भी अपोजिशन दबाव डालने में हुकूमत पे नाकाम नजर आती है तो फिर वजह क्या है, और फिर और कौन सा इशू रह जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमतों को जो होती हैं उनकी जहाँ अवामी हमायत बहुत आम होती है, वहाँ उनकी अखलाकी जो हैसियत होती है और वैल्यू तो बहुत मैटर करती है। हुकूमतें इसलिए होती हैं कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करें, लोगों को फैसिलिटीज़ दें, लोगों को उनके हुकूक दें। और हम देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, जो निज़ाम कायम है, आप इनसे सवाल करें कि आप क्यों एक कैदी को उसके हुकूक नहीं दे रहे? आपने क्यों एक कैदी जो बीमार था उसको आपने इन टाइम मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी? आप कितने दिन इनकार करते रहे जब उनको अस्पताल लाए? क्यों नहीं आपने उनकी फैमिली को, डॉक्टर को ऑन बोर्ड लिया? आप हमें ये बतलाएं कि आपने उनके ऊपर इतने जेल पर्चे को क्यों काटे? अगर हुकूमतों में इतनी अखलाक होता, इतनी इंसानियत होती, जो आपने कहा बड़ी वैल्यूज होती हैं, उनके अंदर भी रहम का जज्बा होता अपने सियासतदानों के बारे में, तो ये जो पहाड़ खड़ा किया उनके अखलाक का, ये ना करते, ब्लेम गेम ना करते। आप देख रहे हैं कि ब्लेम गेम करते हैं, फलाने का कसूर है, फलाने का कसूर है। भाई कसूर आपका है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इन पर एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि गलत बयानी से बहुत काम लेते हैं। कोई कहता है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और भरपूर सियासत में दखल करते हैं। ठीक, इलेक्शन हारे हुए हैं और कहते हैं जी कि हमने इलेक्शन जीता हुआ है। बच्चा कहता है हारे हुए हैं। लिहाजा जब इंसान एक गलत रास्ते में चलता है तो फिसलता चला जाता है। ये हुकूमत फिसलन का शिकार है और इनसे सिस्टम नहीं चल रहा है, ओवर बर्डन हो चुके हुए हैं। अपोजिशन के पास कोई गोली नहीं है, कोई असलहा नहीं है। हमने ये ऐलान किया था कि हम पार्लियामेंट के अंदर, हम पार्लियामेंट के बाहर, हम पार्लियामेंटेरियन एहतजाज करेंगे। ठीक, कि जब खबर आई, खबर कहाँ कैसे आई, आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर वहाँ गए। उन्होंने आगे जो रिपोर्ट दी, जो कोर्ट के अंदर वो नशर भी होगी कि इमरान खान साहब की आंख को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया हुआ है। अल्टीमेटली लोगों के कंसर्न से तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड लेती, उनके डॉक्टर को ऑन बोर्ड लेती। वो पूरे पाकिस्तान परेशान था, पूरी दुनिया में परेशानियां थी।
عوام پہلے ہی بہت پریشان ہے. کیا حکومت کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے, انسانی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے عوام کو ہیل کرے؟ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, آپ بار بار عوام کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنما تو موجود ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیا ہوا ہے, کے پی ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیا ہوا ہے, لیکن عوام سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے عمران خان کی صحت کے معاملے پہ احتجاج کرتے ہوئے. نہ اسلام آباد میں کہیں سڑکوں پہ ہیں, نہ پنڈی میں, نہ پنجاب کے باقی شہروں میں, نہ سندھ میں, نہ بلوچستان میں. صرف کے پی بند کیا ہوا ہے, وہ بھی عدالت نے جو ہے آج کھلوا دیا, عدالت کے آرڈرز نے کھلوا دیا. تو اب جو دھرنا رہ گیا ہے تو صرف پارلیمنٹ کے باہر ہے جہاں پہ تمام رہنما, تمام پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, یا پھر کے پی ہاؤس کے باہر جہاں وہاں پر بھی پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ صرف سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ سڑکوں پہ نہیں ہے عوام؟ ہم نے تو اعلان کیا تھا کہ صرف پارلیمنٹیرین احتجاج کریں گے. جی, یہاں پارلیمنٹ کے باہر بیٹھیں گے, جی, صرف پارلیمنٹیرین. جی, ہم نے عوام کو دعوت ہی نہیں دی ہے, ٹھیک, کہیں پر دعوت نہیں دی عوام کو, صرف پارلیمنٹری احتجاج کریں گے. ہم نے اعلان کیا تھا, الحمدللہ ہم یہاں تھے. لیکن اب میں نے پہلے بھی کہہ دیا, انہوں نے بند کر دیا, سب کچھ بند کر دیا. قیدی ایف آئی آر کاٹ دی دہشت گردی کی, 780 لگا دی لوگوں کے اوپر. آپ مجھے بتائیں, آپ پوچھیں ان حکمرانوں سے, کیا یہ آپ کے ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹر یہ دہشت گرد ہوتے ہیں؟ اس ملک کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے, اس ملک کے اندر عمر سرفراز چیمہ دہشت گرد ہے, اس ملک کے اندر عمر ایوب دہشت گرد ہے, شبلی فراز دہشت گرد ہے جو اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں. اس ملک کے اندر جناب اعجاز چودھری صاحب دہشت گرد ہیں. اس ملک کے اندر سیاسی جدوجہد کرنے والے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں, سیاسی جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ دہشت گرد ہیں. جو عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ ان کو دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیسے پکڑتے ہیں, کیسے گھسیٹتے ہیں, آئین کے خلاف, قانون کے خلاف. ہم تو اعلان ہی نہیں کیا تھا. ہم تو جیسے کہ صرف پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ آئیں اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور باقی بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ واقعی جیلوں کا وزٹ کریں, اسپتالوں کو دیکھیں, اور جو قیدی ہیں ان کی صحت کو بھی دیکھیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ تو یعنی صورتحال اس حد تک گئی گزری ہے کہ جو اتنا معروف قیدی ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے مس ٹریٹ کیا ہے, آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو پریشان کیا ہے. ہم صرف اور صرف ہم نے پارلیمنٹیرین کو بلایا تھا, وہ اکثریت یہاں ہے, اور باقی کسی کو ہم نے پارلیمنٹ لاجز میں بند کر دیا, باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں. بعض کو ہم نے بند کر دیا ادھر کے پی کے ہاؤس میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہوا ہے. 2014 میں احتجاج کے اوپر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے کیا اسے کہتے ہیں کہ جو جنگلے تھے ان کے اوپر جن لوگوں نے کپڑے ڈالے ہیں. اب آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ پارلیمنٹیرین موجود ہیں, باہر سے تالے لگا کے آپ نے بند کر دیا ہے. کہاں باہر سے نہ پانی آ سکتا ہے, نہ کوئی جوس پینے کے لیے آ سکتا ہے, نہ کوئی کھانا لا سکتا ہے. پھر لوگ آئے جنگلوں سے پھینکے, پھر آپ کی پولیس دوڑے موٹر سائیکلوں کے پیچھے, کسی نے جنگلے سے پھینکا. آپ عجیب ہے یہ. نہیں تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا نا, بے حرمتی کی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ پارلیمنٹ جو پاکستان کے اندر طاقت کو چشمہ ہونی چاہیے تھی, ربڑ اسٹیمپ تو پہلے بھی نہیں تھی, آپ کی رہی سی کسر بھی جو اس کی تھوڑی بہت ویلیو وہ بھی ختم کی ان لوگوں نے. لہذا ہم صرف اور صرف پارلیمنٹری کو ہم نے دعوت دی تھی, الحمدللہ ہوا ہے. رائٹ, ٹھیک. ایک اور اہم سوال آپ سے مجھے کرنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, کہ آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, وزیر عمران خان نے جو ہے آپ کو نامینیٹ کیا ہے. کل بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ عمران خان کی فیملی, خاص طور پہ ان کی بہنیں, خاص طور پہ علیمہ خان, ان کی بہت انٹرفیئرنس ہے پارٹی کے معاملات میں. وہ یہاں تک کنفیوز ہو کے رہ گئے کہ ہم کس کی مانیں, ہم اپوزیشن لیڈر کی مانیں, یا ہم قیادت کی مانیں, یا ہم پھر علیمہ خان کی یا بہنوں کی تسلیم کریں. تو کیا کہیں گے آپ, یہ جو فیملی انٹرفیئرنس ہے, کہ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے, ایک مؤثر احتجاج, ایک مؤثر اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کر پائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کی کوئی بہن ایم این اے نہیں ہے, سینیٹر نہیں ہے, جبکہ دوسرے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں, نون لیگ کو دیکھ لیں ذرا, اور اسی طرح سے پیپل پارٹی کو بھی دیکھ لیں. پی ٹی آئی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. ان کے ہزاروں لوگوں پر ایف آئی آریں کٹی ہیں, انہیں جیل میں ڈالا گیا, غلط ان کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی. لیڈر ان کے جیل میں, وہ بہنیں ہیں,
بالآخر آپ کا بھی بھائی ہوگا جس کو بے گناہ FIR کاٹ گئی. میں نے پہلے کہا FIR کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا. بالآخر اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ اس طرح جانا چاہیے اس طرح جانا چاہیے, یہ ہے ہو سکتا ہے, ہم اس کو مینج کر لیں گے. مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عمران خان صاحب کی فیملی کو تنہا چھوڑ دیں گے. مجھے اس چیزوں کا پتہ ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یہ کل گرفتار کریں گے, پرسوں گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے علیمہ خان صاحب کو, عمران خان صاحب کی بہن کو. یہ ذہن میں رکھ لیں, اس مسئلے میں ہم سارے یونائٹ ہیں. ان کے اوپر بھی جعلی FIR کٹی ہوئی ہے, وہ بھی مظلوم ہے, ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. باقی ڈفرینسز ہیں, ہم انشاءاللہ مینج کر دیں گے. ابھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہم نے حکومت کو جواب دیا. غور سے سن لینا اس بات کو, غور سے اس بات کو سننا, اور پاکستان کے لوگ بھی سنیں کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں بغیر کسی شرط کے, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے جواب لکھا گیا, عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے کہا گیا کہ کسی قسم کی شرط عمران خان کے حوالے سے ہم نے نہیں لکھنی. ذہن میں رکھ لینا. یعنی وہ ہمارے پر برڈن نہیں ڈالا کہ بھی عمران خان صاحب کی کے حوالے سے شرائط لکھو, وہ ایسی نہیں ہے. ہاں ان کا بھائی جیل میں ہے, جس بھائی سے محبت کرتی ہیں. پاکستان کے اندر بہنیں موجود ہیں, ان کے بھائی ہیں. خدا نہ خواستہ کسی بہن کا بھائی واقعی اس نے جرم بھی سرزد دیا ہو نا, بہنوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ ان کی بہنوں کی, آپ پہلے عمران خان کا ٹرائل کرتے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہو جائے کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے. عمران خان کی بیماری کے ساتھ مس ٹریٹ ہوا جیل کے اندر, عمران خان کی وجہ سے ہوا. پاکستان میں نامنی ہے عمران خان کی وجہ سے. پاکستان معاشی بحران ہے عمران خان کی وجہ سے. پاکستان میں سیاسی بحران ہے عمران خان کی وجہ سے. حکومت نہیں چل رہی ہے عمران خان کی وجہ سے. بھائی تم خود بھی کیا ہو, لہذا ہر چیز ڈائیورٹ کر دیا عمران خان صاحب کی وجہ سے. عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. یہ داخلی مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے. اس میں ہمارے جو ہے نا حکمرانوں کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. دیکھیں فیملی کے مسائل کو, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے جی فلانے کی بہن ایسی ہے, تو جب کسی کی بہن ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کی بہنیں بھی ڈسکس ہوں گی. نہ جائیں اس طرف. ان کی بہن ہے, ان کو اطمینان چاہیے. اور ایک کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی اس کا پہاڑ ہے, کیونکہ آپ حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں. غلط بیانیاں اللہ کی پناہ, اتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں آپ نے. آپ پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ابھی غزہ کے حوالے سے ہم نے جو فیصلہ کیا پارلیمنٹ سے پوچھا ہے, پھر پارلیمنٹ کا ربڑ سٹیمپ بنایا ہوا, پھر کہتے ہیں پارلیمنٹ زبردست ہے, پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے. کدھر پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے؟ عوام کا شعور بہت بلند ہو چکا ہوا ہے, بہت بلند ہو چکا ہوا ہے. اس لیے اس مسئلے کو جو سادہ سا ایک بیماری کا مسئلہ تھا, اس کو ایسا نہ بنائیں. ان کی فیملی کا اعتماد تو اس بیماری کے مسئلے پہ سینٹر صاحب یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ اپوزیشن کی کب تک سکت ہے, کب تک آپ کی کیپیسٹی ہے کہ اس دھرنے کو آپ کنٹینیو رکھیں؟ بیکاز حکومت پہ تو کوئی دباؤ ڈالتے ہوئے آپ لوگ کامیاب نظر نہیں آتے اپوزیشن والے. پھر وزیر اعظم اس وقت تو آسٹریلیا میں ہے, لیکن خبریں یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈرز کی یا قومی اسمبلی والے یا آپ کی ملاقات وزیر اعظم سے ہو, تو کب تک یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس ملاقات کا کوئی فائدہ ہوتا آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دھرنے کا, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری ایک میٹنگ ہونے والی ہے. اس میں محمود خان جگدیش صاحب اس کو چیئر کریں گے, جو ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہیڈ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ جو دھرنا دیا گیا تھا پارلیمنٹرین کا, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے تھا. یہ ذہن میں رکھ لینا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے, یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ نہیں کرنا ہے. پھر دہراتا ہوں, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دھرنے کا اعلان کیا تھا, یہ پی ٹی آئی نے اعلان نہیں کیا تھا. دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی. پی ٹی آئی کا ایک جز ہے, ٹھیک ہے, ایک حصہ ہے اس کا, بڑا حصہ, لیکن فورم یہ تھا. ایک بات یہ, لہذا خان سب بیٹھیں گے, ہم سارے مل کے فیصلہ کر لیں گے, مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. جہاں تک تعلق ہے پرائم منسٹر سے ملاقات کا, میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا, ہم بہت پازیٹیو ہیں. ہمیں اندازہ ہے, ابھی اندازہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے حکومت کس حد تک پریشر میں. آپ یقین کر لیں, ہمیں پتہ ہے کہ اتنا جو ہے نا ظلم ایک سیاسی حکومت نہیں کر سکتی اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ.
बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए हमें पता है कि ये प्रेशर इन पर भी कहीं से आता है, ठीक, ये अंडर प्रेशर है, हम इनका साथ देंगे। हमने सेनेट में भी कहा है, पार्लियामेंट में भी कहा है कि आप खड़े हो जाए, उनका साथ दें, आप इंशाअल्लाह हम आपको गिरने भी नहीं देंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे आपके खिलाफ अदम एतमाद आता है, हम उसका ऐसा नहीं बनेंगे कभी भी। हम आपको नहीं गिराएंगे, कभी भी नहीं गिराएंगे हम उस डर्टी प्रैक्टिस का ऐसा नहीं बनेंगे जो ताले आजमाओं की तरफ से होती है। हमारे आपसे इख्तलाफात हैं, हाँ, हम आपको 47 की हुकूमत समझते हैं, जैली भी समझते हैं, इसके बावजूद हम आपके खिलाफ अगर कोई खुदा न खासा एक ताले आजमा और बीच में लोग पढ़ते हैं और जनाब अल्लाह फ्रो करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं, हम आपको नहीं गिरने देंगे, ये ध्यान में रख लें। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट ताकतवर हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक, पाकिस्तान के अवाम अपना हक इस्तेमाल करें जो इंतखाब करने का हक है अपने हुक्मरान और अपने नुमाइंदे। हम चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वाकई इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक, ठीक। बेहतरीन सिस्टम बने। ये बड़ी अहम बात आप देखिए, ये बड़ी अहम बात आपने, बड़ा अहम पैगाम आपने दिया वज़ीर आज़म की हुकूमत को कि अगर आपकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाती है तो TTAP जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी ऐसी किसी भी कोशिश का। एक आखिरी सवाल आपसे, सेनेटर साहब की खबरें आ रही हैं कि वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी साहब का बड़ा किरदार है इमरान खान के लिए रिलीफ लेने में और ब्रिज का किरदार अदा करने में, तो क्या आप लोगों के, आप दोनों के अपोजिशन लीडर्स बनने में भी कोई मोहसिन नकवी का किरदार है, और क्या आप समझते हैं कि वज़ीर दाखिला अभी भी कोई मज़ीद किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए या मज़ीद रिलीफ के लिए, क्योंकि अपोजिशन की तो बड़ी सोर फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स मोहसिन नकवी? देखिए, मैं पहली बात बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन किया आपने, इंतहाई गैर मुनासिब सवाल है आपका। मुझे इमरान खान साहब ने अपोजिशन की सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया है और उनकी पार्टी ने मुझे वोट दिया, मेरा साथ दिया। 6 महीने डिले किया गया और मेरी अपनी जमात है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ और मैं अपनी जमात का सेनेटर भी हूँ, पार्लियामेंट लीडर भी था। लिहाजा इमरान खान साहब ने मेरे ऊपर एतमाद किया है और इंशाअल्लाह मैं उसका बावफा साथी हूँ, बेवफाई कभी नहीं करूंगा। इमरान खान के साथ वफा करूंगा, मैं सच्चाई के साथ कर रहा हूँ। ये सच है कि वह मजलूम है, ये सच है कि उसका मैंडेट छीना गया है, ये सच है कि उसके ऊपर जैली FIR काटी गई है, ये सच है कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत उसके साथ है, कलेक्टिव विजडम उसके साथ है, ये सच है कि वो पाकिस्तान का वकार है, ये सच है कि वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है दुनिया के अंदर, ये सच है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अवाम और नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये सच है कि पाकिस्तान के जवानों की अक्सरियत उसके साथ है, ये सच है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग आबाद हैं उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ है, वही अवाम उसके साथ है। तो सच है, ये सच्चाई को कबूल करो। बाकी हमारा जो क्या से कहते हैं कि शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया जब बजा लाना चाहिए। इमरान खान साहब ने मेरे ऊपर एतमाद किया, उसकी पार्टी ने एतमाद किया है और उसके घर वालों ने एतमाद किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे लिए इमरान खान साहब का एतमाद सबसे अहम है और दूसरा पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है जो लोग मजलूम है उनके हकूक़ की जंग लड़ने के लिए जंग लड़ूंगा, मजदूरों की, हारियों की, गरीबों की, फकीरों की, नादारों की, जो हमारे सनतकार हैं जिनको सनतें तबाह हुई, अपने जमींदारों की, किसानों की, सारे मजलूमों की इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे, उनके हक की आवाज़ उठाएंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज़, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ जिन्होंने हुक्म दिया है बिस्तर शहादत से जब जख्मी थे, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूम के मददगार बन के रहना। आप इंशाल्लाह हमें मजलूमों के साथ पाएंगे, कभी जालिमों के साथ नहीं पाएंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत सेंटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल के उस हिस्से का जवाब नहीं दिया कि इमरान खान के लिए रिलीफ लेने में या ब्रिज का किरदार अदा करने में वज़ीर दाखिला का क्या किरदार था। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, सवालात के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, यहाँ पर प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद डिस्कशन, कुछ मज़ीद सवालात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, और सैयदा शहला रजा साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। शहला साहिबा, आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ क्योंकि जरदारी साहब बार बार इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या वजह ये बार बार ये वो एक तरह से जता रहे हैं कि जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी है और इमरान खान उस तरह से जेल नहीं काट पा रहे हैं, या इमरान खान ने रोना धोना शुरू कर दिया है, आज ये भी कह दिया कि जेल गैरत से काटी जानी चाहिए, गोया इमरान खान गैरत के साथ जेल नहीं काट रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि जरदारी साहब को अपना एक कंटेंडर सामने आता महसूस होता है कि इमरान खान जेल में ही हैं, जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते, कहते हैं कि जितना अरसा रखना है रख लो मुझे जेल में। क्या ये वजह है कि जरदारी साहब एकदम से अचानक इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं? एक तो बात यह है कि बहुत सोच समझ के हमें देखना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम किसका मुकाबला किससे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कह रहे हैं कि जेल गैरत से काटनी चाहिए, तो ये तो नहीं कह रहे कि आप गैरतमंद नहीं है, एक बात कर रहे हैं। क्योंकि एक कन्विक्टेड आदमी और एक ऐसा शख्स जो कन्विक्ट ना हुआ हो और दुनिया की सारी कुव्वतें जो मुल्क में हो उसके खिलाफ हो, अदालत से लेकर हुकूमत तक, और एक प्रोपेगेंडा जो है उसके खिलाफ रोज किया जाता है, और वो जो है सबको फेस करे, बीमार ना हो, इमरान खान के बारे में बात कर रही हैं? जाए। जी, मैं अपने लीडर के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा। तो वो कन्विक्ट नहीं हुए, उन्हें कोई कन्विक्शन नहीं थी, उसके बावजूद वो जेल में थे। और वो ना सिर्फ वो, बल्कि हम ये देखते हैं कि मोहतरमा साहिबा शहीद 4 साल से हाला में रहीं, और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जेल में रहीं। इन जैसे लोगों को देखकर हम कारकुनों ने हौसला रखा। मैं जो थी वो 27 दिन CIA सेंटर में रही, उसके बाद मैं जेल में रही। हमारे सारे लोग, चाहे खुर्शीद शाह साहब हों, सब देख रहे हैं कि वो कितने बीमार हैं इस वक्त। और डॉक्टर आसिम जो कि हमारे वर्कर नहीं थे और सिर्फ सपोर्टर थे, और शर्जील इनाम मेमन और ये सारे लोग, तो शर्जील को जब तकलीफ आई कमर में और इसके अलावा एक दो लोगों को कुछ तकलीफ हुई, तो पूरी PTI ने एक वतीरा अपनाया और वो कहते थे कि ये जेल जाते ही बीमार कैसे हो जाते हैं। ये जेल जो इस वक्त भागा हुआ है जेल के डर से, मुराद सईद, वो बड़ा जोर जोर से बोला करता था जेल गए और बीमार हुए। सारे इनके लोग इस तरह की बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर ने कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान में ही मौजूद हॉस्पिटल से इलाज हुआ उनका। और यहाँ तक कि वो इतने बीमार थे तो उसके बावजूद सिंध के अंदर नैब में मुकदमा नहीं चलने दिया बानी जो है इनके PTI के, और उन्होंने कहा नहीं पंजाब में ही चलेगा, और वो हर पेशी को आते थे। जबकि उनके करीबी साथी शेख रशीद ने कहा कि बीमार तो जरदारी साहब, लेकिन वो आते थे और अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो आपने डिफेंस में मुकदमा बिल्ड कर दिया, लेकिन इस सब के बावजूद जरदारी साहब अचानक क्यों इमरान खान पे इतनी तनकीद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और इमरान खान भी तो अभी तक नहीं गए ना पाकिस्तान से बाहर, तो क्या वो जेल से बाहर तक नहीं गए अभी तक? देखिए, बदला और पुरसा कभी पुराना नहीं होता, ये सिंध का उसूल है। अच्छा, तो बदला लिया जा रहा है या पुरसा दिया जा रहा है? लड़ाई दोनों कर रहे हो। तो जरदारी साहब ने कहा था कि मुझे जेल में डाला कोई बात नहीं, मर्दों के लिए ये मामलात आते रहते हैं, ठीक, लेकिन मेरी बहन को कहा तो मेरी बहन को। शहला साहब, आपका कनेक्शन काफी वीक है इंटरनेट का, तो वो उसकी वजह से आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब होती है। शहला साहब को जरा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। बट आई टेक दिस डिबेट टू एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। एडवोकेट फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कंपैरिजन करती है जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ, लेकिन गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे जिस किस्म की एक इंतहाई मकरूह मुहिम चलाई गई बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, आसिफ जरदारी के बारे में, जुल्फ़िकार भुट्टो के जो नवासियाँ हैं उनके मुतालिक, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। सो मच सो के बख्तावर को इस पर ट्वीट करनी पड़ी जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। सो ये डुअल स्टैंडर्ड क्या है PTI का? एक तरफ इमरान खान को भुट्टो बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में कुछ कन्फ्यूजन है PTI के अंदर।
जहाँ तक तो बच्चियों के ऊपर बात करने की बात है, और जो वो जिनकी तरफ आप इशारा करिए, वो तो बिल्कुल ही फजूल बात है, और इसकी तो मैं तो मजम्मत करता हूँ। राइट। बच्चियाँ सबकी साझियाँ होती हैं, और वो बिल्कुल बख्तावर हों, आसमा हों, वो जी। हमारी बहनों जैसी हैं, राइट। और बहुत काबिल एहतराम है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटियां हैं, आसिफ ज़रदारी की बेटियां हैं। तो मैं तो किसी भी किस्म का, चाहे वो मरियम बीबी हो या कोई और हो, इस किस्म की सियासत में इख्लाफात सियासी अंदाज में रखे जाते हैं, और वही अंदाज अपनाना चाहिए। ये तो बेगैरती, और ये इस पे तो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। और देखिए, आसिफ ज़रदारी साहब ने जो जवाब देना शुरू किया है या टारगेट किया है इमरान खान साहब को, उसकी तो कोई ऐसा ज़ाहिर है, बंदा ऐसी कोई चीज़ हो तो गुस्सा तो आता ही होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना चाहते हैं, जो कि इस वक्त वो नहीं है। यानी इमरान खान साहब आसिफ के साथ जरदारी। ना तो उनका मुकाबला है, जी हाँ, अच्छा। ना वो उनका कोई पंजाब में या केपी में हाँ। उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक कोई नहीं है। हाँ। यानी जहाँ जहाँ पे पीटीआई का स्टेक है, हाँ। वहां पे उनका कोई स्टेक नहीं है, और पीटीआई अर्बन सिंध में लेकिन जो पीटीआई है कहाँ है वो पंजाब में? पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का, केपी में गवर्नर पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब सदर हैं, एक सूबे में, 2 सूबों में हुकूमतें हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट है आसिफ जरदारी? हाँ, वो बिल्कुल इरेलेवेंट है, और वो बेसिकली वो रेलेवेंट रहने की कोशिश करें। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो पॉलिटिकली बहुत बड़े हैं, और जरदारी साहब समझते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनको चैलेंज नहीं दे रहे, तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू है वो तो जेल में, हमारा तो क्योंकि रोजाना का काम है, ये जो तमाम आदमी मुजरम होते हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। यानी जेल में गुजारना ये कौन सी कोई फख्र की बात है? दूसरी ये बात है कि बताएं ना, जेल में इनको 14 साल रखा किसने था? ये जिनके साथ बैठ के आजकल इक़्तिदार की रोटी खा रहे हैं, उन्हीं ने रखा था ना। मोहतरमा को भी उन्होंने, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी, और उनकी जो सियासी बड़े हैं ज़ियाउल हक वगैरह ने नुसरत भुट्टो मरहुमा को रखा जेल में। तो ये चीज़ें करना, या जरदारी साहब की इस मौके पे क्या रेलेवेंस बनती है? ना उनका कोई आप अपना कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, इसका जरा शैला साहब से जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक, उसके अलावा और कोई बात नहीं। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद आते हैं तो यहीं से सवाल करते हैं शैला साहब से भी कुछ मजीद सवाल, एडवोकेट फैसल चौधरी से भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईदा शैला साहिबा, बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया एडवोकेट फैसल चौधरी ने, और कह रहे हैं कि कोई आदि मुजरिम इस किस्म की बातें करता है और जेल में जाने के हवाले से फख्र से बताता है, इशारा उनका आसिफ जरदारी की तरफ है। शैला साहिबा, असल में ये परेशान बहुत हैं, वकालत भी कर रहे हैं, पार्टी वर्कर का भी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कन्विक्ट हो गया तो मुजरिम हो गया इनका बंदा। और जरदारी साहब जिनके मुकाबले में कोर्ट भी खड़ी थी, हुकूमतें भी खड़ी थी, जो भी थी और जिसकी भी थी, और वो उन्हें आज तक मुजरिम साबित नहीं कर सके। इर्रेलेवेंट हो रहा है वो शख्स जो अपनी जात के खोल में बंद है, और जो अपनी पार्टी को भी तबाह कर रहा है। उसकी पार्टी रियासत मदीना बनाने निकली थी, पौदीने की तरह बिखर गई, और उसकी पार्टी कोई रेलेवेंट रोल नहीं अदा कर पा रही, सिर्फ एक शख्स की वजह से, कि पूरी पार्टी एक शख्स की रिहाई के पीछे घूम रही है, जबकि उन्हें पता है कि वो मुजरिम है और आगे भी उसके केसेस पड़े हुए हैं। तो इनकी बातों का एक तो जवाब है। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब जो है, उनको समझ आ चुकी है कि इस मुल्क में जो पार्टीज बनाई गई हैं, और ये तो थर्ड ऑप्शन के तौर पे बनाए गए हैं, खुद जो है ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि हम इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। तो इनका तो सबको पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद मतलब सबमिट हो गई, तो हामिद मीर साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने कहा कि वापस ले लें, तो बिलावल भुट्टो ने आस्तीनें चढ़ा ली, और ये वो, तो ये तो उस वक्त भी खुशामद में लगे हुए थे। आज भी वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो वो देख रहे हैं कि उनकी पार्टी भी रेलिवेंट हो गई, लीडर ऑफ द हाउस इन द असेंबली एंड इन द सेनेट दोनों उनकी पार्टी के नहीं है, आपस में उनके लोग लड़ते रहते हैं, उनके वकील भी किसी काम के नहीं है,
बहनें हैं वो कोई अलग बात कर रही हैं, बीवी अलग बात कर रही है, ठीक। बच्चे तीसरी बात कर रहे हैं। और अब जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने किरदारों पे हमले करने शुरू कर दिए मोहतरमा शहीद के। इस मुल्क में जैसे ही किसी लीडर पे मुसीबत आती है वो भुट्टो बनने की कोशिश करता है, लेकिन बन नहीं सकता, क्योंकि जब भुट्टो भी साहब जिंदा थे तो जो लीडर उस वक्त अपने आप को कहते थे वो उनसे जलते थे। और रही बात, अब तो लोगों ने कोई अपने आप को जेनजी कह के हमला करके चैंपियंजी जाहिर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इररेलेवेंट तो पार्टी भी हो चुकी, नजरिया पहले ही कोई नहीं था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, पार्टी में कोई किसी को वो नहीं करना चाहता, और वो खुद इतने रेलिवेंट हो गए कि अब आगे जो केस है, जो कि सबको पता है कि कौन सा अब केस उनका इंतजार कर रहा है, जो कि सबके सामने है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सारे बातें करने वाले वकील जो कि अदालत में लड़ने के बजाय चैनल्स पे लड़ रहे हैं, वो अदालत में फिर जीरो साबित हो गए। अच्छा, ठीक है। एडवोकेट फैसल साहब, क्या वजह है कि इमरान खान की सेहत इससे बढ़ के किसी भी सियासी जमात के लिए कोई और बड़ा सेटबैक तो हो नहीं सकता, लेकिन इमरान खान की सेहत के मामले पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारी की सारी अपोजिशन मिल के, TTAP, ये सब मिल के भी अगर हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम हैं, और अगर इमरान खान को चंद किलोमीटर के फासले पे अडियाला से किसी अस्पताल में मुंतकिल नहीं करवा सके, तो फिर तो बहुत ही बड़ी नाकामी है ना। फिर तो मकबूलियत का दावा और सड़कों पे कहीं अवाम नजर तो नहीं आते, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस या तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे के बैठे हैं, या KP हाउस के बाहर कुछ KP के लोग जो है वो धरना दे के बैठे हैं। फैसल साहब, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये होता कि अगर ये एक अपनी कमेटी बनाते जिसमें फैमिली के भी मेम्बरान होते और जो सीनियर PTI के सियासतदान है हाँ। वो होते और गवर्नमेंट को एंगेज करते इस इशू के ऊपर। धरने वरनों से तो कुछ नहीं हुआ ना होना है, और उसकी नाकामी की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो सके। हुकूमत तो क्योंकि बदनीयती की बुनियाद पे देखे ना, ये सारे बदनीयत इकट्ठे हुए हैं, उनकी सेहत के ऊपर भी सियासत की, उनको इतनी देर इलाज नहीं दिया जिसकी वजह से उनका विजन इम्पेयर हुआ, रेटिना डैमेज हुआ। तो लेकिन यहाँ पे बेहतर ये होता कि एक कमेटी बनती जो कि बर वक्त फैसले लेती, और बजाय कि इसको हैजानी या जज्बाती फैसले लेने के, कोई सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। और इस पे कारकुनान को भी फौरी तौर पे जो है वो तो यानी कि एतमाद में नाकाम लेने हुई की ना, जरूरत फिर है। PTI भी नाकाम हुई और सारी अपोजिशन भी नाकाम हो गई, और कल भी PTI के इजलास में यही सवाल किया गया कि मानी किसकी जाए, अपोजिशन की क़यादत की मानी जाए या अलीमा खान की मानी जाए, तो ये भी नाकामी की वजह है। फिर ज़ाहिर ऐसे कमजोरी होती है ना, जब कंफ्यूजन होती है, जब आप डिस्पर्समेंट होती है और यकसुई नहीं होती है, तो पार्टियां तो कमजोर होती हैं ना। और PTI की जो मौजूदा क़यादत है, दस्तयाब क़यादत कहते होते हैं अजमल जामी साहब इसको, दस्तयाब क़यादत जो है वो फैसला लेने से वो डरती है और वो जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है ना। ये तो परसों जब गए थे नासिर अब्बास साहब और गौर साहब, तो उनका काम था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को एतमाद में लेते कि जी ये मामला हमें गवर्नमेंट ने बताया, फिर उस पर एक तरीक़ेकार होता। तो ये जो जवाब नहीं आ रहा, तो इस पे तो ये तो गलत बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, सैयदा शहदा आज प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।